नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। महिला सुरक्षा कानून कवच या हथियार, ये आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी है और एक बड़ा सवाल भी, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कायदे कानून समाज में बुराई अत्याचार रोकने, लोगों की हिफाजत करने और उनके अधिकारों को बचाने के लिए बने हैं, लेकिन दूसरों को फंसाकर मोटी रकम ऐंठने की गर्ज से कानूनों का बेजा इस्तेमाल भी खूब होता है। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। तेजी से बदलते हमारे समाज और परिदृश्य ने कई चुनौतियों को हमारे सामने खड़ा कर दिया है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उचित सम्मान, स्थान और सुरक्षा देने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, कड़े कानून बनाए गए, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार महिला सुरक्षा के लिए बने इन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसा ही एक मामला जींद के नरवाना से सामने आया है, जहां खुद को समाज सेविका बताने वाली एक युवती ने 12 लोगों पर दुष्कर्म और सहयोग का आरोप लगाया, लेकिन बाद में पंचायत में माफी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही युवती ने सफीदो डीएसपी कार्यालय पहुंचकर भी केस वापस लेने की बात कही। केस वापस लेते हुए युवती ने कहा कि शिकायत देने के वक्त उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसके चलते ऐसा हुआ। युवती ने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी। इस पर पंचायत ने निर्णय लिया कि गांव के जिन 12 लोगों पर केस दर्ज करवाया गया उसे वापस ले लिया जाएगा। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी भी जांच कर रही है। जांच अधिकारी एएसपी अजीत सिंह शेखावत की माने तो पॉक्सो और SC/ST के मामले में पंचायती माफी का प्रावधान नहीं है, यानी कि अभी भी इस मामले में जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि युवती पर केस दर्ज करवाने वाले दूसरे पक्ष ने उसे पंचायत में माफ भी कर दिया है। तो आज बात होगी इसी पहलू पर कि महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं, क्या उनका इस्तेमाल जो है बेजा भी किया जा रहा है और किस तरीके से ये मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, कानून जो है इस पूरे मामले में क्या आगे कदम उठा सकता है। सबसे पहले डाल लेते हैं उन सवालों पर नजर, इसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। तो महिला सुरक्षा कानून ढाल या हथियार, क्या होता है महिला सुरक्षा कानूनों का गलत इस्तेमाल? महिला कानून की आड़ में आरोपी कैसे हो जाता है निर्दोष? महिला उत्पीड़न मामलों में कानून कितना कठोर, कितना लचर? महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में कैसे होनी चाहिए जांच? तो सिर्फ महिलाएं ही उत्पीड़न का शिकार नहीं होती, अत्याचार का शिकार नहीं होती हैं। इस फेज से इस वक्त जो है पुरुष भी गुजर रहे हैं। कई लोगों ने, कई पुरुषों ने ये भी मांग उठाई है कि जिस तरीके से महिला आयोग बना है उसी तरीके से पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। मेन राइट्स कमीशन के लिए काम करने वाले सदस्यों ने ये मांग जो है उठाई है और इस दिशा में वो लगातार आगे एक एक्टिविस्ट की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं जो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जो कुछ उनका अनुभव रहा है इस तरह के मामलों में वो हमारे साथ यहाँ पर साझा करेंगे। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं अगर आप भी इस तरह के मामलों में भुक्तभोगी हैं या कहीं आपने भी इस तरह की नाइंसाफी होते देखी है कि आप देखते हैं कि ठीक होने के, निर्दोष होने के बावजूद भी कहीं झूठे मामलों की सजा कोई भुगत रहा है। इस तरह की अगर कोई भी बानगी आपकी नजरों से गुजरी है तो आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह के मामलों में क्या कुछ हो सकता है, इस पर कोई सुझाव, कोई राय हो, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और लगातार कार्यक्रम के दौरान भी ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संतोष दहिया। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एडवोकेट ऋषिपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं संतोष दहिया, उनसे मैं जानना चाहूंगी। संतोष जी,
जो कानून यहाँ पर एक कवच देने के लिए बनाए गए थे महिलाओं को कि किसी भी तरह के अत्याचार से, असुरक्षा से उन्हें बचाने के लिए कानून ने एक कवच दिया था कि जिसके सहारे वो अपनी रक्षा कर सकती थी, सुरक्षा कर सकती थी। लेकिन अब ये भी मामले देखे जा रहे हैं कि झूठे केस दर्ज करवा दिए जाते हैं। कैसे देखती हैं इसे और क्या मानती हैं कि ये जो पूरी एक प्रक्रिया चल रही है, कहाँ कहाँ आपको दोष इसमें दिखाई दे रहा है? कायनात जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने ज्वलंत मुद्दे को उठाया, क्योंकि मैं लगातार इस तरह के मामलों से रूबरू हो रही हूँ। बहुत सारे इस तरह के मामले मेरे सामने आते हैं और रोहतक का कांड, जो रोहतक बस कांड था, वो बहुत सबने देखा। इस तरह से सरकार की तरफ से अवार्ड घोषित किया गया और अगर मैं ना होती तो उन लड़कों को न्याय किसी भी सूरत में नहीं मिल सकता था, क्योंकि लड़कों की फेवर में बोलने वाला कोई मिलता ही नहीं है। सबको ही लगता है लड़की है और सब लोग डरते हैं कानून से, क्योंकि कानून लड़कियों के हक में है। मैं कतई आपके चैनल से ये बात बताना चाहती हूँ, कतई इस बात से इनकार नहीं कर सकती मैं कि महिलाएं आज इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, चाहे वो दहेज का है, चाहे वो छेड़छाड़ का है। इस तरह के बहुत सारे मामले मेरे सामने आते हैं जिसमें बाद में लड़की पैसे लेके और अपना केस भी वापस लेती हैं और ये भी बताती है कि नहीं, मैंने झूठ में कर दिया था, गलती से कर दिया था। ऐसे दुनिया भर के मामले आ रहे हैं और मैं ये मानती हूँ कायनात जी कि ये जो प्रैक्टिस शुरू हो गई है, सच में ये महिलाओं के आत्म सम्मान के ऊपर भी एक बड़ी ठेस पहुंचने लगी है, क्योंकि हर महिला जो पीड़ित है उसको भी इस दृष्टि से देखा जाता है, कहीं भी झूठ तो नहीं बोल रही है, कहीं इसमें तो कहीं कोई पानी नहीं मर रहा है। मतलब एक जो सीधी और सिंपल और साधारण मैं बात कर सकती हूँ वो ये है कि महिलाएं, जो एक भी महिला अगर कानून का दुरुपयोग करती है तो ये समझ लीजिएगा वो उन सब महिलाओं के लिए रास्ता बंद कर रही है जिन्हें उस कानून की जरूरत है। आज भी बेटियों को जलाया जाता है, आज भी बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, बलात्कार हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन जो सफरर हैं वो कहीं ना कहीं एक साइड में हो जाती हैं और ऐसा एक बड़ा गैंग समाज में आ गया है जो छेड़छाड़ के, मारपीट के, दहेज के झूठे केस में पूरे परिवार को जेल करा देती हैं। ये एक जैसे शराब माफिया था, इसी तरह से एक माफिया काम कर रहा है। और मेरे पास तो ऐसा भी केस आया कि एक महिला 5वीं जगह पर उसकी शादी हुई और 4 जगह पर पैसे लेके उसने समझौता किया। वो केस करनाल का था और मेरे पास जब आया तो मैंने उसकी तहकीकात जब की तो मेरे तो आंखें खुल गई कि हर जगह पे पैसे लेके, एक जगह लड़की पैदा की, लड़की छोड़ाई, एक जगह पे लड़का पैदा किया, लड़का छोड़ाई, एक जगह पे अपनी उसकी बहन सिंपथी करके उसको अपने पास लेगी तो जीजा के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि भाई ये मेरे साथ छेड़छाड़ी करता है, उससे भी 50,000 रुपए ले लिए। 5वीं बार किसी एक जमींदार को उसने टारगेट किया और वो जब मेरे सामने आया तो तब वो उसकी पोल खुली। मेरा कहने का मतलब ये है कायनात जी, आज ये शराब माफिया की तरह काम कर रहा है और ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बेटियां और बेटियों के साथ इन तरह की चीजों को जब जोड़ा जाता है तो सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बेटियां सृजन है, वो उजाड़ने के लिए नहीं है, वो तोड़ने के लिए नहीं है, वो बनाने के लिए है। लेकिन आज कहीं ना कहीं कई जगह पर बेटियां तोड़ने लगी हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, और ये तोड़ने वाली एक जो संस्कृति बनती जा रही है, या ये कहें कि ये चलन जो शुरू हो चुका है, ये इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इसी बीच, करीम खान जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। करीम जी। जी नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ कायनात जी, आपका प्रोग्राम साफ सुथरा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप अपनी प्रक्रिया हमारे मध्य प्रदेश में भी चालू करें। हमको बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे, अगर कोई आप ऐसा देख रहे हैं मुद्दा है हम तक पहुंचाएं, जरूर हम उठाएंगे। जी। महिला कानून, हाँ महिला सुरक्षा कानून जो बना, मैं ये कह रहा था, हेलो हेलो जी जी हम सुन रहे हैं, कहिए। मैं ये कह रहा था, महिला सुरक्षा कानून जो बना, इससे महिलाओं को बल तो मिला, लेकिन इससे हाँ लेकिन इससे ज्यादा नेताओं को बल मिल गया। नेता इसमें ज्यादा, तो उनके प्रदेश में अगर कुछ हुआ तो चुप्पी साध लो, अगर किसी दूसरी सरकार के प्रदेश में हुआ तो बवाल काटो। ये ऐसा इनका चल रहा है
सरकारों को इससे कोई लेना देना नहीं है। रही बात, परिवार को अपनी बच्चियों को खुद शक्ति देना पड़ेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और वकील साहब ऋषिपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, जैसा अभी आपने यहाँ पर सुना, जो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं संतोष दहिया, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस तरीके से उन्होंने भी इस तरह के फेक केसेस देखे हैं, कैसे फंसा दिया जाता है इन मामलों में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के मामलों में अगर किसी की केस हिस्ट्री इस तरीके की सामने आती है और फिर से इस तरह का मामला उसी व्यक्ति की तरफ से या उसी महिला की तरफ से उठाया जाता है कि किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है या अत्याचार हो रहा है इस पर, तो ऐसे केसेस को कैसे पुलिस और कानून देखते हैं? यहाँ पर अगर हम किसी अपराधी की बात करें तो हिस्ट्री शीट, किसी की केस हिस्ट्री यहाँ पर लंबी निकल आती है, आपराधिक हिस्ट्री, तो उसी के तहत काम किया जाता है। लेकिन क्या ऐसे मामलों में ऐसी महिलाओं को भी देखा जाता है कि जो झूठे आरोपों में लोगों को फंसाती हैं और फिर बाद में समझौते कर लेती है? देखिए कायनात, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको आपके चैनल पे शेयर करना चाहूँगा जी। पिछले कई दिनों से मैं काफी सारे चैनल्स पे आ रहा हूँ और जब से हाथरस कांड हुआ है उस विषय में सारी बात हो रही है जी। लेकिन आपका चैनल है जिसने इस विषय को इस तरीके से जनता के सामने लाने की कोशिश की है, ये एक बहुत ही सराहनीय बात है। बहुत शुक्रिया जी। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें समझना कि कानून में 2013 के बाद जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद कुछ बदलाव आए कानून के अंदर। सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 के अंदर एफआईआर दर्ज होती है, उस पर प्रोविजन है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, केवल इंफॉर्मेशन वर्ड है, अगर वो इंफॉर्मेशन केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है तो पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसके अंदर केस दर्ज करने के लिए। यानी जिस समय इंफॉर्मेशन आएगी, 5 बेंच जजेज है, उन्होंने एक मैटर था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें ये निर्णय दिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है उसकी क्रेडिबिलिटी की आप जांच नहीं करेंगे, केवल अगर मान ली इंफॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड। उस पर लॉ में भी प्रोविजन आया, लॉ में सेक्शन जुड़ा 166A सेक्शन C, जिसमें एक पब्लिक सर्वेंट अगर वो केस दर्ज नहीं करता पुलिस ऑफिसर तो उसके खिलाफ केस किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जब पुलिस ऑफिसर के पास कोई महिला कोई अपनी शिकायत लेके पहुंचती है तो वो इस प्रोविजन के चलते, और प्रिजम्पशन है 114 इंडियन एविडेंस एक्ट 114A में, इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजन है कि जो 376 के जो एलिगेशंस हैं उनकी प्रिजम्पशन करेंगे, आप मान के चलेंगे कि ये क्राइम हुआ है। ऐसी स्थिति में जब केस दर्ज हो जाता है और व्यक्ति के खिलाफ जब केस होता है तो पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। तो ऐसी स्थिति यानी इस तरह के मामलों में तुरंत कार्रवाई होती है बिना किसी ज्यादा जांच पड़ताल के। ऋषिपाल जी, हम बात करेंगे, यहीं से आगे बात को बढ़ाएंगे। एक दर्शक जुड़े हैं, प्रमोद पंचकुला से जुड़े हैं, स्वागत है आपका प्रमोद, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी नमस्ते। आपके पैनल में जितने भी दोनों वो बैठे हैं कानून को समझने वाले, दोनों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम, जो आपने जनता का मंच साझा किया है ना, आज आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि लड़कियां भी लड़कों के ऊपर झूठे केस लगा देती हैं। उसमें ऐसा होता है मैडम कि लड़कियां जो लड़कों को देख के आहा ही हंसती हैं, कमेंट पास करती हैं, और लड़का माइंडली ऐसा हो जाता है कि लड़की शायद पता नहीं कैसी होगी, उसके पीछे लग जाता है और वो कई बार चीज़ गलत फायदा उठाती है। तो उसमें कसूरवार लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और गवर्नमेंट के सामने, पुलिस के सामने सच्चाई नहीं जाती। जैसे चंडीगढ़ में एक केस हुआ था सुरजीत सिंह बराड़ा का, उसके लड़के के ऊपर पता नहीं छेड़छाड़ का मामला था, पता नहीं वो अपहरण का केस कर रहा था, और बाद में राजनीतिक पार्टियों ने उसके ऊपर इतना दबाव पाया, पता नहीं चला उस केस का बना क्या। कसूर इसमें लड़कियों का भी हो सकता है, लड़कों का भी हो सकता है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पता लगता है कि कसूर किसका है। हाँ, एक मानना है मेरा, अगर लड़का लड़की को देख के हंस रहा है ना और लड़की चप्पल निकाल ले पैर में से, तो लड़के की इतनी हिम्मत नहीं है कि लड़की से देख भी ले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी ऋषिपाल जी। देखिए कायनात, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन की बात है। आप जानते हैं अभी हाथरस कांड के अंदर जो नार्को टेस्ट की बात हुई है जी। अगर कोई एक्यूज चाहे कि उसका नार्को टेस्ट हो, ये तो उसका राइट नहीं है,
कि वो नार्को टेस्ट के लिए क्लेम कर सकता है। अगर केवल पुलिस ऑफिसर या आईओ के ये चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन हो, इसका नार्को टेस्ट हो, तो नार्को टेस्ट होगा। अगर वो मना कर देगा मुझे नार्को टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अक्यूज के पास ये राइट नहीं है कि वो जाए और कहे जी मेरा नार्को टेस्ट हो, सच को सामने निकालो। ऐसे बहुत से मामले हैं, हम दिल्ली में सब जगह डेली देखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, इन्वेस्टिगेशन वही पुराने तरीके से हो रही है। कानून में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं, कानून को ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है, लेकिन जो प्रक्रिया है तफ्तीश की, जिसमें सच जानने की कोशिश की जाती है, उस तरीकों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। पेचीदगियां बहुत बढ़ गई हैं। कौन कैसे सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ जानने से पहले अगर तुरंत एक्शन हो जाता है तो वो भी कई बार घातक साबित होता है। जैसा बिल्कुल हाथरस केस की अभी जैसा आपने यहाँ पर बात की, जिक्र किया, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं ये गुत्थी तो लगातार उलझती जा रही है। आरोपियों ने भी ये दावा कर दिया कि वो बेकसूर हैं, गलत तरीके से फंसा दिया गया है और लड़की से दोस्ती थी। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप इस केस में बहुत शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ हम और दूसरे केसेस की बात करें तो उन केसों में हम देखते हैं, चाहे दहेज उत्पीड़न का मामला हो, घरेलू हिंसा की बात हो यहाँ पर, या फिर इसी तरह से महिला उत्पीड़न के मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, साबित नहीं होते। छेड़छाड़ वाली बात महिलाओं से, इसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी तक आपने इतने केसों में कितने प्रतिशत केसों को देखा कि वो सही साबित हुए, अक्यूज्ड को सजा हुई, या कितने प्रतिशत लोग बेकसूर थे लेकिन अभी भी वो इन केसों के चक्कर में अदालत के चक्कर काट रहे हैं? देखिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो डाटा है, वो डाटा अपने आप कहता है कि केवल 27% केसेस के अंदर कन्विक्शन होता है। यानी 73% केसेस के अंदर जो केसेस है, या तो जो एविडेंस है वो लायक नहीं होते, या जो प्रोसिक्यूटर है या और लोग जो होस्टाइल हो जाते हैं और लोग बरी हो जाते हैं। ऐसे आपको मालूम 164 का बयान होता है पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद भी बहुत सारे केसेस के अंदर पीड़िता किसी न किसी वजह से जो अपने बयान को बदल देती है। तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न जो कोर्ट है, उनको सख्त रुख अपनाने चाहिए और सच को जानने की कोशिश करिए। और किसी व्यक्ति को गलत फंसाया गया है तो ऐसी स्थिति में पीड़िता जो सो कॉल्ड पीड़िता है, जो प्रोसिक्यूटर से, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत लेकिन अभी तक इस तरह के मामलों में जो पीड़ित पक्ष रहता है, जिसकी तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, अगर झूठे साबित होते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। बात इस पर करेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं पलवल से, महावीर तंवर, स्वागत है आपका। महावीर जी, रखें अपनी बात। हेलो जी महावीर जी। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्ते। मैं महावीर तंवर बोल रहा था जी, पलवल से। मुझे ये पता करना है कि जी क्या ऐसा हो सकता है, ये जितने भी झूठे आरोप पुरुषों पर लगते हैं, दहेज हत्या के 304, जो जैसे ये आत्महत्या लेडीज कर लेती है और फिर उसमें झूठे केस में फंसाए जाते हैं, उनका क्या होगा जी? कि जो पैसे लेके बाद में फैसला कर लेते हैं परिवार वाले। इस तरह के केसों में कैसे डील की जाए? क्योंकि इसमें क्या होता है मैडम जी, मेरे साथ में दुर्घटना घटी थी, उन्होंने मुझ पे दहेज हत्या का केस लगाया। अच्छा, मतलब आप खुद इस तरह के मामले का सामना कर रहे हैं? करा था मैडम जी मैंने 2015 में। अच्छा। तो जी उसमें क्या हुआ कि पंचायत फैसले में उन्होंने मेरे से 12 लाख रुपए लेके और बाद में कोर्ट में बयान दिए कि हमारी लड़की बदचलन थी। अच्छा, मामले को खत्म करने के लिए उन्होंने जो मृतका थी उसको ही गलत साबित कर दिया। हाँ। तो उसमें सच्चाई तो ये थी कि वो खुद मरी थी और बाद में पैसे लेके उन्होंने पैसों के लिए उन्होंने मुझ पे दहेज हत्या का केस लगाया, जबकि वो बीमार थी। एम्स हॉस्पिटल में मैंने उसका इलाज करवाया था जी, पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, मगर पुलिस प्रशासन ने उनका साथ देके और मुझे गलत तरीके से फंसाया। महावीर जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या इस पूरे मामले में आपकी तरफ से कोई वाद फिर दायर किया गया था अदालत में? आपने कुछ आरोप लगाए थे इस तरह के जो अभी आप बात कह रहे हैं? मेरी तो जी सुनी ही नहीं गई थी। जो भी कुछ सुना गया वो लेडीज पक्ष की तरफ से सुना गया। मेरे को तो बस पुलिस वाले ले जाके कोर्ट में पेश करते थे। कितने साल तक ये केस चला था आपका, और कब आपने पैसे दे करके जो है निपटारा किया इस पूरे मामले में? मैडम जी ये केस था 2013 का और 8 मई का जी।
और रात को मृत हो गई थी घरवाली, और सुबह मेरे को पुलिस उठा के ले गई और मुझ पर जो चार्ज लगाए गए वो दहेज हत्या के लगाई गई थी, फांसी लगा के मारी है। और उसके बाद में जब 4 महीने में जेल में रहा, मेरे पिताजी और मैं दोनों, और उसके बाद में जब 4 महीने रहने के बाद में उन्होंने मेरे से 12 लाख रुपए लेके फैसला कर लिया। 4 महीने बाद ही? हाँ जी, और ये कह के कि मेरी लड़की बदचलन थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महावीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत दुखद ये एक जो इन्होंने बात अनुभव शेयर किया है, बहुत दुखद है, और भरोसा यहाँ पर फिर उठ जाता है इस तरह के मामलों से भी जो जेन्युइन होते हैं, लेकिन यहाँ भी फिर शक की नज़र से वो देखे जाते हैं। राम अवतार जुड़े हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका राम अवतार जी, रखें अपनी बात। हेलो जी राम अवतार जी। हाँ, मैं पुलिस विभाग से रिटायर की आई हूँ जी। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। आप पुलिस विभाग से हैं? हाँ, पुलिस विभाग से रिटायर हुआ हूँ, रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए बताइए। क्या है कि एक तो महिला की रिपोर्ट आई तो हम पुलिस को जांच करने का मौका नहीं मिलता, मजबूरी है, महिला की है, तत्काल एफआईआर लेना पड़ती है। तत्काल एफआईआर नहीं लोगे, नेताओं की भीड़ लग जाएगी। हर में क्या होता है, कोई किसी पार्टी से संबंधित है, कोई किसी पार्टी से संबंधित है, पुलिस पर दबाव रहता है इस तरह के मामलों में शिकायत दर्ज करने का। एफआईआर हो गई। और फिर इसके बाद क्या होता है कि एफआईआर में यदि हम ईमानदारी से जांच करना चाहें, मेरे 40 साल का सर्विस अनुभव है, तो ईमानदारी से जांच नहीं कर सकते। यदि ईमानदारी से जांच करेंगे तो आरोप लग जाएगा कि पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस भ्रष्ट है, और या तो अधिकारियों का दबाव पड़ेगा या नेताओं का दबाव पड़ेगा। यदि हमको मालूम भी पड़ जाए कि आरोपी निर्दोष है तो हमारी मजबूरी है कि हम उसमें चालान करें, और चालान करना पड़ता है। जबकि इस सिद्धांत है एक पुरुष एक महिला, यदि पति पत्नी भी है तो यदि पत्नी विरोध कर दे तो पति उसका रेप नहीं कर सकता। ये समानता है। यदि महिला मारेगी, झगड़ा करेगी, जब तक थोड़ा बहुत सहमति असहमति मिक्सचर न हो तब तक ये घटना नहीं होती है। और फिर एफआईआर हो गई। हमने तो ऐसा देखा है कि पहले दिन रिपोर्ट होती है, 354 की एफआईआर होती है जी। और दूसरे दिन उसका पाप लेके आता है कि साहब ये तो इसके साथ गलत काम हुआ है, फिर 376 करना पड़ता है। इसका रीजन यही है कि संसार या महिला प्रथम, तो महिला की बात मान नहीं है। चाहे आत्महत्या हो, चाहे दहेज हत्या हो, दहेज हत्या नहीं भी है तब भी उसके माँ बाप उसको केस बना देते हैं, और पुलिस ईमानदारी से जांच नहीं कर सकती। ईमानदारी से जांच नहीं कर सकती, मेरा अनुभव है। यदि ईमानदारी से जांच करेगी तो वो घर चला जाएगा और अपने बाल बच्चों को भी मारेगा, मेरा अनुभव है। बहुत शुक्रिया राम अवतार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। संतोष दहिया जी, अभी आपने दर्शकों की बात सुनी जो हमारे साथ जुड़े थे, कुछ ने आप बीती बताई तो कुछ ने आंखों देखी बताई और अपना अनुभव साझा किया। इस तरह के मामले आपने कहा कि आपके सामने भी कई आते हैं, तो कौन यहाँ पर मेन आपको दिखता है कि वो कौन सी कड़ी रहती है जो सबसे ज्यादा इस तरह के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए जोर लगाती है? परिवार में वो कौन से सदस्य रहते हैं अगर किसी महिला की तरफ से ये मामले दर्ज करवाए जाते हैं पुलिस में? एक्चुअली कायनात जी, जो केस दर्ज होते हैं उनमें पेरेंट्स का आजकल बहुत ज्यादा योगदान हो गया है। मैं इसको योगदान इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि पहले लड़कियों की शादी करके ये कहा जाता था भाई शादी कर दी, अब आराम से अपने घर परिवार को बताओ। अब खाने पीने की लेकर 24 घंटे मोबाइल से हर इंफॉर्मेशन माँ बाप को दी जाती है, और माँ बाप अगर समझदार हैं तो बोलते हैं बेटी अपने घर को बसा ले, और अगर थोड़ा सा भी वो ज्यादा उस तरह के हैं तो वो कहते हैं कि तू तेरी सास क्यों बैठी है, तू खाना क्यों बना रही है, तेरे ससुर ऐसे कैसे बोल गए, तेरा देवर ऐसे कैसे बोल गया। वो जो इस तरह की कन्वर्सेशन होती है उससे वो परिवार के प्रति नफरत पैदा करते हैं, और मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है आज परिवारों को तोड़ने का जो काम कर रहा है।
क्योंकि आज हर व्यक्ति फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हर दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसमें मैं ये कहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इन परिवारों को तोड़ने में, जिसमें लड़की मेरे पास ऐसे भी बहुत केस आए हैं जिसमें आत्महत्या की है लड़की ने। परिवार बहुत खाते पीते हैं, कोई दहेज क्या नहीं मांगा मानते गया, हैं कि लेकिन जो परिवार वालों ने बढ़ता भौतिकवाद है वो इसके पीछे एक बड़ा कारण बनता जा रहा है? बिल्कुल अगर इस तरह एक की बहुत चीजें- बड़ा कारण पैसा है। आज पेरेंट्स को ये नहीं रहा कि हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है, आज पेरेंट्स को ये रहा कि एक जगह शादी तोड़कर वहां पैसे से समझौता कर लिया जाता, फिर दूसरी जगह शादी कर दी जाती है। तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे? हम इस ऐसे केस में यही अंदाजा लगाते हैं कि लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसा मिल जाए। एक लड़की जो कुछ लोग, 5वीं जैसे अभी जगह यहाँ पे पर शादी एक करेंगे। दर्शक ने अपना अनुभव साझा किया कि अपनी बेटी जो कि मर चुकी थी उसकी भी मौत का सौदा कर लिया और किस तरीके से यहाँ पर मामले को रफा दफा कर दिया। हालांकि जिस पर आरोप बिल्कुल, लगाया वो भी अगर- खुद को कह रहे हैं कि वो बिल्कुल। निर्दोष थे। बिल्कुल कायनात जी, अगर लड़की की इज्जत का सवाल है तो समझौता पैसे से कैसे हो जाता है? वो जी सवाल तो ये है ना, ऋषिपाल अगर जी। लड़ाई अगर बेटी को टॉर्चर करने की है तो वो फिर पैसे से समझौता नहीं होगा। ऋषिपाल वहाँ जी, पर। मैं चाहूंगी वहाँ जल्दी पर से वो सजा बिल्कुल यहाँ पर आप ये बता दें कि इस तरह के जो मामले होते हैं, आपने जो दर्शकों की बात सुनी कि पहले आरोप लगा दिया, फिर बाद में यहाँ पर समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया, और किस तरीके से ये सब चीजें होती हैं ये जानते हैं सभी। तो क्या इन मामलों में कोई एक्शन लिया जाता है अदालत की तरफ से या फिर पुलिस की तरफ से कि पहले आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे हैं, तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, ऐसे में पता क्या हो रहा है, हमारी जो जब तफ्तीश है, पहली इंफॉर्मेशन आती है, चाहे टेलीफोनिकली है, चाहे कोई जाकर करता है, जी, पहली एफआईआर दर्ज होती है, वहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो भी लेकिन बिल्कुल वो ये अपने आप में यही समझते हैं कि जो मामले पड़ेगी बिल्कुल दर्ज करवाए गए हैं। डिपार्टमेंट के लोग हमें बताते हैं कि हमें मालूम है कि लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन उसके बावजूद उनको बिल्कुल, कार्रवाई जैसा अभी करनी एक पड़ती है। हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, उन्होंने कहा कि पुलिस की मजबूरी होती है इस तरह के मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई करना और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, चाह के भी सब डेफिनेटली जान के अगर भी वो नहीं कर एफआईआर सकते। दर्ज नहीं करेंगे तो जो पुलिस अधिकारी है उससे कैसे कार्रवाई होती है? हमारे यहाँ समस्या है, हमारे यहाँ लगातार कानून तो बदलता जा रहा है, लेकिन जो तफ्तीश के तरीके हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के नए वो तरीके नहीं हैं, बदलते जा रहे, वो नहीं बदल रहे, उनमें बदलाव की बहुत जरूरत है। काम कर रही है जो आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले कार्य कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कानून तो कड़े हो रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई का तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जरूरी यही है कि अगर आप न्याय करना चाहते हैं, निष्पक्ष न्याय की बात करना चाहते हैं, तो आपको इन तरीकों में भी बदलाव लाना होगा, तभी आप किसी को भी अन्याय होने से, उसके साथ अन्याय होने से बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।